हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह हमारा 17वां नंबर का वीडियो लेक्चर है। इससे पहले तक हम 16 नंबर तक के वीडियो लेक्चर में अनुच्छेद 83 तक की चर्चा कर चुके थे और आज हम अनुच्छेद 84 से देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो सबसे पहले हम देखें अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 के अंतर्गत किस बात की चर्चा की गई है, इसको ध्यान देना है। तो अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए जो भी अर्हताएं हैं उनकी चर्चा इसमें की गई है कि संसद सदस्यों की अर्हताएं क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 84 में किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके संसद सदस्य बनने के लिए जो भी अर्हताएं हैं उसके बारे में। देख लो आपको क्या क्या याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखें, पहला इसका हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य यदि बनना चाहता है, संसद का चुनाव लड़कर जैसे लोकसभा या राज्यसभा के अंतर्गत जाना चाहता है, तो उनके लिए सबसे पहला हम बात करेंगे तो वो आप बता सकते हैं भारत का नागरिक। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरा हम बात करें तो वह, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के अंतर्गत जाना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और यदि वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो अर्हताओं में इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी योग्यता में हम बात करें, पहला भारत का नागरिक, दूसरा आयु सीमा बताया गया है और तीसरा हम देखें इसमें तो आप बता सकते हैं कि अन्य अर्हताएं जो भी होंगी वो संसद के द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो संसद के द्वारा जो भी निर्धारित की जाएगी अर्हताएं, उसका पालन करना होगा। तो ये अनुच्छेद 84 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो चलो इसी बात की हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो संसद सदस्य बनने के लिए अर्हताओं में सबसे पहला जो रूल होता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ हम बात करें तो वह राज्यसभा में यदि स्थान ग्रहण करना चाहता है, राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसकी कम से कम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और यदि वह लोकसभा में चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा हम अन्य अर्हताएं की बात करें, अन्य योग्यताओं का बात करें संसद सदस्यों की, तो वो कौन बनाएगा? तो वो संसद द्वारा बनाया जाएगा जिसको उनके सदस्यों को पालन करना होगा। तो आपको ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं कि उसके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। मतलब संसद के द्वारा जो भी अर्हताएं लागू की जाएगी उसका पालन उस सदस्यों को करना होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं, नोट पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है चाहे वह किसी भी अन्य राज्य में रहता हो। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह जिस राज्य का है उसके अलावा भी अन्य राज्यों से चुनाव लड़ सकता है। इस बात की चर्चा इसमें किया गया है। तो ये नोट पॉइंट आपको अलग से याद रखना है कि इसमें ज़रूरी है, जैसे मान लो कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ का नागरिक छत्तीसगढ़ में ही राज्यसभा के सीटों का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नियम नहीं है। छत्तीसगढ़ का नागरिक देश के किसी भी राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 84। सबको क्लियर होगा अनुच्छेद 84 क्या है। तो संसद के सदस्यों की योग्यताओं या अर्हताएँ जो होती है उसके बारे में चर्चा की गई है, जिसमें हम पहला देखें भारत का नागरिक, दूसरा हम आयु सीमा देखें और तीसरा में हम समझें कि ऐसा अर्हताएं जो संसद बनाया है उसका पालन करना होगा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 84 के बाद अब हम आते हैं अनुच्छेद 85 की ओर। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत किसकी चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 85 में चर्चा किया गया संसद के सत्र के बारे में, सत्र अवसान के बारे में और विघटन के बारे में। तो ये तीन चीज़ों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 85 में। संसद के सत्र, सत्र अवसान और विघटन, इनके बारे में व्याख्या किया गया है।
तो ध्यान से हम समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है, पहला पॉइंट हम देखें इसमें, तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। इस लाइन का मतलब ये है कि हम बात करें संसद के सत्र का, कि संसद के सत्र को ही हम बोलते हैं अधिवेशन। तो संसद के अधिवेशन को कौन आहूत करता है, तो हम बताएंगे राष्ट्रपति। कौन करता है बता दो, राष्ट्रपति। वो अपने अनुसार कभी भी आहूत कर सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारा हम बात करते हैं कि कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई एक सत्र लगा है और आगामी जो सत्र लगना है उनमें 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस बात को ध्यान देना होगा राष्ट्रपति को। इस चीज़ को देखकर वो सत्र का बुलावा करेगा या सत्र का आहूत करेगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 85 में किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक हम देखने मिलता है वो आता है 6 माह वाला जो क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि संसद के सत्र या अधिवेशनों की बैठक जो होती है उनका अंतर कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात को यहाँ ध्यान देना है। क्लियर है सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत हम आगे देखें तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति समय समय पर क्या कर सकता है, इसकी चर्चा की गई है। जैसे राष्ट्रपति जो है सदनों का या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का मतलब जो सत्र लगा होता है उसकी समाप्ति कर सकता है। अगर हम बात करें भारत के संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कितने ठो सत्र लगाए जाते हैं, तो 3 सत्र लगते हैं, जिसमें से पहला जो सत्र होता है उसको हम बोलते हैं बजट सत्र, दूसरा जो होता है हमारा मानसून सत्र, और तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन, तो ये 3 सत्र होते हैं। तो सॉरी, ये क्या लिखा गया, ये बजट। तो बजट सत्र है, मानसून सत्र और कौन सा सत्र है, शीतकालीन सत्र है। इन तीनों सत्रों का अगर हम बात करें किसी एक सत्र की समाप्ति करना है और नया सत्र आहूत करना है, तो सत्र की समाप्ति को हम बोलते हैं सत्रावसान। क्या बोलते हैं, सत्रावसान बोलते हैं सत्र की समाप्ति को। आगे हम बात करते हैं लोकसभा का, ये विघटन कर सकता है कभी भी। और हम बात करें प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग भी कर सकता है। ये भी चर्चा हम बहुत बार भी देख चुके हैं, ये चीज़ और आपको एक बार याद रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है, तो इसमें हम बात करें सत्र का, तो सत्र कौन आहूत करता है, राष्ट्रपति। और 2 सत्र के बीच कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति कभी भी सत्र का क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। और संसद का विघटन भी राष्ट्रपति कर सकता है कभी भी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यदि संसद को भंग करना, लोकसभा को भंग करना है, तो प्रधानमंत्री से परामर्श लेकर ही राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर सभी का? चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 85 और उसके बारे में चर्चा। क्लियर है सबका? अब आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 86 की ओर। तो अनुच्छेद 86 में हम देखें इसमें किस बात की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 86 में कहा गया है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। कि संसद की जो सदनें होती हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें अभिभाषण कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। और संसदनों का यदि हमें संदेश भेजना है किसी मामले में, तो राष्ट्रपति इस अधिकार है उनको भेजने का। अनुच्छेद 86 में यह प्रावधान किया गया है। तो हम बात करें इसमें, तो इसमें देखो क्या पॉइंट लिखा है। यहाँ बताया गया कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। अर्थात हम बोल सकते हैं सदनों को संबोधित कर सकता है। अभिभाषण करना मतलब क्या बोलेंगे, सदन को संबोधित करेगा, वहाँ जाके भाषण देगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी एक सदन में भी जाके संबोधन कर सकता है सदन को, या चाहे तो एक साथ दोनों सदनों को बैठा के भी संबोधन कर सकता है। ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार हम देख सकते हैं।
तो अनुच्छेद 86 में क्या बताया गया है, तो अभिभाषण की चर्चा की गई है और अभिभाषण में बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन में अभिभाषण की शक्ति किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 86 के तहत यह चर्चा की गई है। ठीक है, साथ ही साथ हम बात करें तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो लिख के दे देंगे उसी को ही उनको अभिभाषण के दौरान में बोलना होता है। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन बनाता है, तो आप आंसर में किस में टिक लगाएंगे, मंत्रिमंडल इसको बनाता है। जो मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। तो मंत्रिमंडल जो भी लिख के देगा भाषण के रूप में उसे ही उन्हें जाके बोलना होता है। ठीक है, आगे हम बात करें इसी में ही अनुच्छेद 86 में देखो और क्या चीज़ की चर्चा की गई। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी भी सदन को भेज सकता है। जैसे मान लो कि संसद के अंतर्गत कुछ समय तक लंबित कुछ विधेयक है, बहुत समय से कुछ विधेयक आया है लेकिन वो आगे नहीं प्रोसेस में हो पा रहा है, सदनों से पारित नहीं हो पा रहा है, तब उसको बोलते हैं कि विधेयक जो है वो लंबित हो चुका है, अगर लेट हो गया है पारित करने में। तो उसके संबंध में अगर संदेश भेजना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका कारण बताइए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है क्योंकि उन्हें अनुच्छेद 86 के तहत सदनों में क्या भेजने का अधिकार है, तो संदेश भेजने का अधिकार होता है। और किस विषय में संदेश भेजता है, तो कोई विधेयक कानून बनने के लिए आया होगा संसद के अंदर लेकिन वो लंबित हो चुकी है, आगे पारित नहीं हो रहा है या कुछ परेशानी हो चुका है, तो उसके जानकारी के लिए राष्ट्रपति सदनों को संदेश भेजेगा और जो भी सदन होंगे वो उनको जवाब में लिख के देंगे कि क्यों लंबित है कोई विधेयक, उसके बारे में उन्हें बताना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 86 के संबंध में। आप सभी को क्लियर समझ में आया होगा। तो अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, तो सदनों में अभिभाषण का और सदनों में संदेश भेजने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 86 में किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अनुच्छेद 86 के बाद आता है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में बताया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। देखो इससे पहले हम 86 नंबर का अनुच्छेद देखे थे, वो जो था वो सामान्य अभिभाषण था कि वो कभी भी सदन में जाके सदनों को संबोधित कर सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो विशेष अभिभाषण होता है वो किसी विशेष समय में आयोजित किया जाता है। अब वो समय क्या होता है इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो इसमें बताया गया है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवेद संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताया गया। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखा है इसको हम एकदम शॉर्ट में समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि संसद में राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण उसमें कहा गया है। जैसे कि हम बात करें कि हर 5 साल में हमें पता है कि लोकसभा का चुनाव होता है। अब लोकसभा का जो चुनाव हुआ है हर 5 साल में होता है और मान लो 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, तो चुनाव के जस्ट बाद क्या होता है कि प्रथम बैठक बुलाई जाती है। अब जब भी लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक बुलाएंगे तो उस समय राष्ट्रपति को अभिभाषण देना होता है और इसी अभिभाषण को हम अभिभाषण ना बोल के विशेष अभिभाषण बोलेंगे। तो ये पहला कंडीशन है कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात जो पहली बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति के द्वारा भाषण देने का नियम होता है। यह किस में लिखा है, अनुच्छेद 87 में बताया गया है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में। और कब विशेष अभिभाषण देता है, तब अभी हम चर्चा किए थे कि संसद के अंतर्गत कुल कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। जिसमें हम बात करें सबसे पहला सत्र हमारा कौन सा होता है, तो होता है बजट सत्र। बजट सत्र। दूसरा जो सत्र होता है जिसको हम बोलते हैं मानसून सत्र। मानसून सत्र। और तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र।
तो इसमें से जब हम इसमें से देख लो पहला सत्र कौन सा हुआ, तो उसे हम बजट सत्र बोलते हैं। तो जब भी बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा पहला दिन, तो उस दिन राष्ट्रपति को अभिभाषण देने की शक्ति होता है। इसे ही हम बोलते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो एक कंडीशन तो हम देखने मिला कि लोकसभा चुनाव के बाद जो पहली बैठक होगा उसमें विशेष अधिवेशन राष्ट्रपति को करना होता है, और साल का जो पहला सत्र होता है जिसको हम बजट सत्र बोलते हैं, उस बजट सत्र में भी राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण की शक्ति प्राप्त है। तो दो ही कंडीशन हम बताएंगे जो इस लाइन में बताया गया। अब ध्यान से इसको पढ़ना, क्या लिखा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, तो ये हमारा ये वाला बात के चर्चा हो गया है, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, मतलब हम बजट सत्र का बात कर रहे हैं, के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 67 में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन आए अनुच्छेद 87 क्या है, तो अनुच्छेद 87 क्या है जल्दी बता दो, तो वो है आपका राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, इसकी चर्चा इसमें किया गया है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 87 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 88 की ओर। अनुच्छेद 88 में देखते हैं किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 88 में क्या बताया गया, ध्यान से देखते हैं। तो यह जो है आपका सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों के संबंध में यह अनुच्छेद की व्याख्या किया गया है। तो अनुच्छेद 88 क्या है, उसमें किसकी चर्चा की गई है, तो जो भी मंत्री होंगे और जो भी महान्यायवादी होंगे उनके संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 88 में, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं ध्यान से क्या लिखा है। तो लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी, ठीक है, प्रत्येक मंत्री और भारत के जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, वहाँ वो बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस अनुच्छेद के आधार पर ये लिखा है, तो उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्या अधिकार नहीं होगा, मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह अनुच्छेद 88 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 88 सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 88 एकदम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे कि हम बात करें, इसमें साफ कहा गया है कि जैसे कि जो भी व्यक्ति मंत्री पद धारण किए हैं, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जिनकी सरकार बनी है, वो प्रधानमंत्री जिनका नाम दे दिया जिस मंत्री के लिए, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। महान्यायवादी के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएंगे और महान्यायवादी के बारे में पूरा जानकारी दे दिया गया है कि महान्यायाधीश कौन बन सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वही महान्यायाधीश बन सकता है, और राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके संबंध में अनुच्छेद 88 में देखो क्या लिखा है। तो यदि हम बात करें, दोनों के बारे में एक साथ बताया गया है कि यदि कोई मंत्री किसी भी सदन का सदस्य है, किसी भी सदन का सदस्य हम नहीं बोल सकते, कि मंत्री और महान्यायवादी को क्या अधिकार होगा, तो ये क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि संसद के सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं। दूसरा चीज़, अगर कोई भी कार्यवाही चल रही है, तो भी ये सब दोनों जा सकते हैं। लेकिन यदि मतदान का जब बारी आता है, किसी मामले में जब मतदान कराते हैं, तो मतदान के संबंध में इनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस बात की व्याख्या किया गया अनुच्छेद 88 में। तो आपको पढ़ के समझ में आ चुका होगा कि अनुच्छेद 88 क्या है। तो ये मंत्री पद और महान्यायवादी दोनों के लिए एक साथ इसमें उल्लेखना किया गया है कि वो सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और यदि कोई समिति के सदस्य हैं तो उनमें भी भाग ले सकते हैं। बस एक ही चीज़ में भाग नहीं ले सकते, और वो है मतदान।
जब भी किसी विषय में मतदान कराया जाएगा तो उसमें वे भाग नहीं ले सकते, वो अनुच्छेद 88 हमें बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो अनुच्छेद 88 के बाद आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 88 के बाद अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 जो है इसमें देखते हैं किसकी चर्चा किया गया है। तो इसमें चर्चा किया गया है आपका राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के संबंध में जो अनुच्छेद बनाया गया है वह अनुच्छेद 89। क्लियर सबका? तो अनुच्छेद जो 89 है यह किससे संबंधित है? तो ये राज्यसभा के सभापति के बारे में बताया गया है और उपसभापति की चर्चा इसमें किया गया है। तो इसमें देखो क्या बताया गया, ध्यान देंगे। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति जो होगा, भारत का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये अनुच्छेद 89 में बताया गया है। ठीक है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेंगे इसको कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद हम बात करें, दूसरा जो लाइन लिखा है इसमें ये लिखा है कि राज्यसभा जो होगा यथाशीघ्र, कोई समय सीमा की बाध्य नहीं है कि कितने समय में उपसभापति को चुना जाएगा, इसकी व्याख्या नहीं किया गया, बस लिखा है यथा शक्य शीघ्र या यथाशीघ्र हम बोल सकते हैं। तो राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, अपना उपसभापति चुनेगी, और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो इस बात की व्याख्या इस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें सिंपल देखो क्या लिखा है, अनुच्छेद जो हमारा 89 है, 89 नंबर का जो आर्टिकल है इसमें सीधा बताया गया है कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो आपको आंसर बताना है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति जो है, वो राज्यसभा का क्या होता है? सभापति पदेन, मतलब जो उपराष्ट्रपति बना वो बिना बोले राज्यसभा का क्या बनेगा? सभापति। ठीक है, अगर हम बात करें राज्यसभा का उपसभापति कौन बनता है? उपसभापति। तो उपसभापति कौन होता है राज्यसभा का? तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जितने भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, ये सब लोग अपने में से ही किसी एक पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को उपसभापति बनाते हैं। और मान लो कि ये भी मान लो कुछ कारणवश नहीं है, तो फिर से उपसभापति कौन बनाएंगे? तो राज्यसभा के सदस्य लोग फिर से कोई नया उपसभापति चुन सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये कि कभी भी उपसभापति का पद मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई बन ही जाएगा, सदस्यों में से किसी न किसी को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 89 के संबंध में, 89 के बारे में। तो यह किससे रिलेटेड था? तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों से संबंधित था। ये बात आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में बताया गया मुख्य रूप से अनुच्छेद 90 क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि जो उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाए जाना, तो इन सब ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उप राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उसका पद रिक्त होना, उसके संबंध में चर्चा है। पद त्याग करना या पद से हटाए जाना, तो इन सब की व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 90 में किया गया है। इसमें देखो पहला पॉइंट यहाँ क्या लिखा है, यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम किसी सदस्य को उपसभापति बना चुके हैं, लेकिन मान लो कि अचानक उसकी सदस्यता खारिज हो गया, सदस्यता रद्द हो गया, किसी भी कारणवश से कर क्या होता है कि सदस्यता रद्द कर देते हैं। जैसे अभी आप राहुल गांधी की देखे होंगे कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, किसी भी सदन में अगर कोई गलत बोल दिया किसी शासन के संबंध में या किसी को भी, तो सदस्यता रद्द कर देते हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं सदस्यता रद्द हो गया राज्यसभा का, और वो उस समय क्या रहा होगा? उपसभापति रहा होगा, तो उस दौरान उसका पद रिक्त माना जाएगा, मतलब उपसभापति का पद खाली हो जाता है। क्लियर है सबका? इसके अलावा हम बात करें तो किसी भी समय सभापति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित पद त्याग कर सकता है, मतलब त्याग पत्र दे सकता है।
तो जो भी उपसभापति होता है वो किसे त्याग पत्र दे सकता है, तो राज्यसभा के सभापति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। और सभापति कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं यहाँ तक अनुच्छेद 90 के अंदर। तीसरी बात इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। यदि मान लो कि किसी व्यक्ति को हम इस पद में धारण करवा दिए हैं, उपसभापति का पद, और उन्हें हटाना चाहते हैं, तो जितने भी सदस्य हैं वो एक संकल्प पारित करेंगे हटाने के लिए, और संकल्प पारित होने के बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हम 3 चीज़ देख चुके हैं कि पद रिक्त कैसे होगा, तो सदस्यता खो देने से पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा चीज़, त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो सभापति को दे सकता है, या इन्हें कौन हटा सकता है, तो राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा हम इसमें संकल्प पारित करवा के, क्या पारित करवा के, संकल्प पारित करके इन्हें क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 90 में इस बात की चर्चा की गई है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 90 के बाद इसमें अच्छा कुछ बातें हम ध्यान ये रखना है कि कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं की जाएगी जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पहले सूचना ना दी गई हो। तो इसका मतलब ये है कि यदि हमें उपसभापति को हटाना है तो कितना दिन पहले सूचना देना पड़ता है, तो 14 दिन पहले सूचना देंगे, और सूचना देने के बाद ही उनके खिलाफ हम संकल्प लाएंगे सदन में और पारित करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 90 में चर्चा। तो अनुच्छेद 90 को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें देखने मिला। तो सबसे पहला चीज़, अनुच्छेद 90 किससे संबंधित है, तो ये उपसभापति से संबंधित है, उनके पद रिक्त से संबंधित है, पद त्याग से रिलेटेड है, और पद से हटाए जाने से बारे में है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पद रिक्त कैसे हो जाएगा, जब वो सदस्यता खो देगा। त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो सभापति को दे सकता है, मतलब उपराष्ट्रपति को। और कौन हटा सकते हैं इन्हें, तो राज्यसभा के सदस्य लोग मिल के हटा सकते हैं, लेकिन क्या पारित करना होता है, तो एक संकल्प पारित करना होता है, और इसमें कुछ नहीं होगा। क्लियर है सबका। और कितना दिन पहले सूचना देना पड़ता है ये, तो 14 दिन पहले सूचना देंगे, उसके बाद ही इनके खिलाफ हम संकल्प लाएंगे पद से हटाने के लिए। क्लियर है सबका। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 90 के संदर्भ में। क्लियर है सबका, आया ना। चलो अनुच्छेद 90 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 91 की ओर। चलो अनुच्छेद 91 का संबंध देखते हैं, यह किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 91 है, यह जो संबंधित है आपका उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्तियों से संबंधित। ठीक है, तो जो भी राज्यसभा का उपसभापति होगा उनकी शक्ति क्या है, उससे रिलेटेड इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ लिखा है, जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि उपसभापति का पद रिक्त है तो राज्यसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, यह बताया गया इसके अंतर्गत। तो इसको हम लाइनों को पढ़ते हैं तो बहुत कठिन लगता है, चर्चा करेंगे एकदम सरल हो जाएगा, ध्यान से बस आपको देखते रहना है। तो इसमें ये लिखा है कि यदि मान लेते हैं कि सभापति का पद रिक्त है, मतलब उपराष्ट्रपति नहीं है, मान लो तो उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के जगह पर कौन काम करता है, तो जो भी हमारा उपसभापति होता है राज्यसभा का, वो उस दौरान क्या करता है, कार्य करता है। तो वही चीज़ से बताया गया कि यदि सभापति का पद रिक्त है तो उस समय सभापति की जो शक्तियां हैं ये किसके हाथों में आ जाता है, तो उपसभापति के हाथों में आ जाता है। क्लियर है सबका। अब इसमें यह बताया गया कि मान लो कि उपसभापति भी नहीं है उस दौरान किसी कारणवश, तो उस समय क्या होगा, तो उस समय राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और उनके पद के कर्तव्यों का वो पालन करेगा। ठीक है, तो सभापति का बारे में हम बात करें तो किसका पद खाली होगा और कौन बैठेगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम फिर से देखते हैं कि सब अगर राज्यसभा के अंतर्गत कौन नहीं है, सभापति नहीं है, तो कौन उसके पद को संभालेगा, तो उपसभापति।
और ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सभापति के पद को संभालता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 91 में आपको देखने मिलता है। क्लियर है सभी का? हाँ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखें दूसरा जो लाइन है इसमें लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें लिखा है राज्यसभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किए जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा अवधारित किया जाए सभापति के रूप में कार्य करेगा। इसमें सिंपल देखो बात करें, इससे पहले जो क्या हम देखते हैं कि सभापति का पद रिक्त है तो उपसभापति संभालेगा, और ये नहीं है तो राष्ट्रपति व्यक्ति को नियुक्त करेगा। इसमें क्या बताया गया कि बैठक के बारे में है कि राज्यसभा की कोई बैठक हो रहा है, सामान्य कुछ बैठक हो रहा है और उसमें कौन नहीं आया? सभापति नहीं आता है, तो उस समय कौन काम करेगा? उपसभापति। और ये भी नहीं है तो आपको ध्यान में रखना है तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य उस दौरान सभापति के रूप में बैठ के काम को संभाल सकता है। क्लियर है सबका? लेकिन इससे पहले हम बात करें, अगर पद रिक्त है तो उस समय राज्यसभा के सदस्य लोग लास्ट में नहीं आएंगे, राष्ट्रपति जिसे नियुक्त करेगा ना वो वहाँ के पद संभालता है। आया बात समझ में? तो ये शक्तियों के बारे में चर्चा अनुच्छेद 91 में। क्लियर होगा कि समझ में? एक बार मैं और दोनों को समझा देता हूँ, ध्यान से आप देखते रहेंगे। तो इसमें अब क्या बताया गया है, अगर पद रिक्त का मामला है सभापति का तो कौन संभालेंगे पद को? उपसभापति। और ये नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। लेकिन अब पद रिक्त का मामला नहीं है, अब हम केवल बैठक के बारे में बातचीत करते हैं। अगर कोई बैठक में सभापति नहीं गया राज्यसभा का तो कौन संभालेगा? उपसभापति। और ये भी नहीं जाता है तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य उस पद को संभाल सकता है सभापति के। तो ये अनुच्छेद 91 में चर्चा की गई है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 91 के बाद नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 के अंतर्गत देखते हैं किस बात की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 92 में लिखा है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अगर मान लो कि हम राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कुछ संकल्प लाएं, 14 दिन पहले सूचना देकर राज्यसभा में इनको पद से हटाना चाहते हैं, या उपसभापति को हम यदि हटाने का विचार अभी है हमारे मन में, केवल संकल्प क्या है बता दो? विचाराधीन है कि हम संकल्प लाने वाले हैं, ऐसा करके विचाराधीन है। तो उस समय क्या होगा? तो उस समय वो पीठासीन मतलब सभापति के रूप में काम नहीं करेगा, राज्यसभा को मुख्य रूप से नहीं संभालेगा उस समय। ऐसा अनुच्छेद 92 में बताया गया है। तो आगे हम इसको डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। इसमें देखो साफ साफ ये लिखा है कि राज्यसभा की बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब सभापति, या जब उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे पीठासीन का हम बात करें, जो मुखिया होता है वहाँ जो उस सदन को संभालता है उसे हम पीठासीन बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि हम किसको हटाना चाहते हैं? सभापति को हटाना चाहते हैं राज्यसभा का, या हम हटाना चाहते हैं उपसभापति को हटाना चाहते हैं। तो दोनों को हटाने के लिए अभी संकल्प नहीं लाए हैं, अभी केवल क्या है? विचाराधीन है। तो उस समय इन दोनों को इस सदन में तो जाएंगे, सदन में के कार्यवाही में तो भाग लेंगे, लेकिन उस समय कौन सा काम नहीं कर सकते? तो इस समय इन लोग पीठासीन का काम नहीं कर सकते। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 92 में किया गया है, इसको आपको ध्यान देना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो ये बात समझ में आ रहा है सबको? अगर इन्हें हटाने के मामले में चर्चा हो रही है तो उस समय यह दोनों मतलब सभापति और उपसभापति दोनों ही पीठासीन का काम नहीं करेंगे, सदन को संभालने का काम उस समय नहीं कर सकते। ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो ऐसा किया गया अनुच्छेद 92 के अंतर्गत प्रावधान है। क्लियर है सबका? अनुच्छेद 92 में ही और क्या चीज़ की चर्चा की गई है? तो इसमें चर्चा किया गया है
जब उपराष्ट्रपति को उसको पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में विचाराधीन है, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। तो ये बात हम पहले देख चुके हैं। अगर मामला विचाराधीन है पद से हटाने का, तो राज्यसभा में वो बोल भी सकता है, कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, लेकिन क्या नहीं काम करेगा, पीठासीन का काम वो नहीं करता। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 92 में किया गया है। आ रहा समझ में सभी को? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया अनुच्छेद 92। किससे रिलेटेड है? तो ये आपका सभापति और उपसभापति को यदि पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो किस रूप में काम नहीं करते, तो वो पीठासीन के रूप में काम नहीं करते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 92 में किया गया है। क्लियर है सबका? चलो, तो आज की इस वीडियो में हम इसी अनुच्छेद तक चर्चा करते हैं। कल के वीडियो में हम अनुच्छेद 93 से देखेंगे कि अनुच्छेद 93 में किस बातों की चर्चा की गई है और उनके संबंधों में जानकारी एकत्र करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको संविधान से रिलेटेड ये वीडियो का यदि आपको PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने के लिए मैं जो नंबर लिख रहा हूँ 8236007734, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं हमें। तो आपको जो भी अभी तक हम जितने भी वीडियो लेक्चर डाले हैं उन सभी का PDF आपको आसानी से मिल जाएगा। तो PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे इस नंबर पर संपर्क करना होगा। ठीक है? चलो, आज हम अनुच्छेद 92 तक ही पढ़ पाए। कल हम अनुच्छेद 93 से वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।